बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फ़ साहब, आपने मेरे बारे में बहुत कुछ बता दिया है और कुछ मज़ीद कुछ आपको मुझसे भी चाहिए तो मैं आपको बता सकता हूँ। हम बस आप यही फरमाइए हमारे लोगों के लिए ताकि वो इस्तिफ़ादा कर सकें और उनको हौसला मिले और उनको तहरीक मिले कि इस तरह के इल्मी अदबी कामना और माशरे के लिए और अपनी तहज़ीब की सकाफ़त की तरोीज के लिए किस तरह काम किया जाता है। ख़ास तौर पर जो हम लोग मग़रबी दुनिया में 7 समंदर पार यहाँ बैठे हुए हैं, तो आप लोगों से हमें रहना चाहिए थे। तो आप फरमाइए कि आपने अपने इस इल्मी अदबी सफ़र का आगाज़ कैसे किया, कब किया, है ना, और ये कि इस सिलसिले में आपको क्या क्या किया आपने? मैंने पहले अपनी गज़ल 1951 में कही थी। उसके बाद फिर उस वक्त में स्कूल में हाई स्कूल में होता था तो एक मुशायरा था, उस मुशायरे में तरीम मिसरा दिया गया था, तो उस पर मैंने तबाज़माई की। हालांकि उसमें कुछ तुक नहीं थी, काफ़ी खामियाँ थी। मैंने जब अपने उस्ताद कमर रहमानी सैसरामी को बताई वो गज़ल, तो उन्होंने मतले से लेके मक्के तक सुख रोशनाई से हलाल कर दी थी। लेकिन उन्होंने मेरी हिम्मत बढ़ाई और कहा कि आप लिखते रहे, इंशाल्लाह एक दिन आप अच्छे शायर बन जाएंगे। जी जी। तो उस वक्त से मैंने 51 में मेरा अपनी आगाज़ किया इसका अदबी ज़िंदगी का। जी जी। फिर लेकिन क्योंकि स्कूल में था उस वक्त कोई इतनी ज़्यादा ये नहीं थी, मसरूफियत नहीं थी इतनी, क्योंकि स्कूल का भी काम था, वो भी करना पड़ता था। और फिर शुरू में मैंने नसरी तख्लीक़ात लिखनी शुरू की थी। इसमें मेरा एक अफसाने 1960 तक तो मैं अफसाने लिखा करता था जी। तो मेरे एक मजमुआ केज बर्ड के वहाँ से अफसानों का भी मंजर यहाँ पे आया हुआ है। उसके बाद मैं जब अफ्रीका चला आया हूँ तो पोस्ट के ज़रिए मैं अपनी तख्लीक़ात उनको भेजा करता था। और फिर नेहरू में हमें कालदास गुप्ता रज़ा से मुलाकात हो गई, वो बड़े अच्छे शायर थे काफ़ी, तो उनसे भी इस्लाह दिया करता था उनकी इजाज़त से, कमर रहमानी सैसरामी की इजाज़त से। वो कहते कोई नहीं, अगर मुशायरे वगैरह में तुम्हें कोई गज़ल वगैरह पढ़नी है तो इनसे इस्लाह दे सकते हो। तो अक्सर नेहरू में काफ़ी लोग थे जो हमारे इंडिया पाकिस्तान से आए थे, काफ़ी शोरा थे और महाना 2-4 मुशायरे तो होते ही थे। जब तक कालदास गुप्ता रहे तो काफ़ी काम हमारा उर्दू के मुतल्लिक, तो उसमें हमेशा उनसे इस्लाह दिया करता था। हाँ, उसके बाद कालदास गुप्ता भी चले गए, इंडिया चले गए, तो फिर इंडिया जाने के बाद तो उससे राबिता तो रहा ही। हाँ, और क्योंकि मैं फारवी इस्लाह था नहीं, इसलिए उनसे मैं इस्लाह लिया करता था। और आहिस्ता आहिस्ता जब उन्होंने खुद ने कहा कि भाई अब तुम्हें इस्लाह की ज़रूरत नहीं है कोई, तुम अपने खुद पढ़ सकते हो, मुशायरे वगैरह में आप ये कर सकते हो। फिर मैंने खुद अपने ही ये शायरी वगैरह शुरू की और ज़्यादातर मैं शायरी तरफ ही राग़िब रहा। हाँ, नसर बहुत मैं कम लिखता हूँ, लेकिन 2-4 किताबें मेरी नसर पे भी आ गई हैं। ये आपने देखा होगा शायद, ये मुतल्लिक़ात कालदास गुप्ता, इनके ऊपर जो मज़ामीन है, तो नसरी तख्लीक़ात भी 5-6 आ गई हैं और लोगों ने भी काफ़ी मुझ पर काम किया है। तो डॉक्टर साहब, आप ये देख रहे हैं कि मग़रबी दुनिया में हम लोग यहाँ आबाद हैं, तो ये जो नई उर्दू की नई बस्तियाँ बस रही हैं, आबाद हो रही हैं, और देख रहे हैं कि नया सरगर्मी से सैकड़ों लोग माशाल्लाह अब तो काम कर रहे हैं। तो आप इन लोगों के काम से मुतमईन हैं या आप महसूस करते हैं कि इसमें शिद्दत आनी चाहिए या इसमें कुछ इजाफा होना चाहिए, नई जिहाद तलाश करनी चाहिए हमें? नहीं, लंदन में तो इंग्लैंड में तो काफ़ी काम हो रहा है और मेरा ख्याल है कि ये लंदन इंग्लैंड जो है वो उर्दू का तीसरा मरकज़ है। उसके बाद मैंने यहाँ कनाडा में देखा कि ये शहर जो है इसे शहर उर्दू के नाम से ही याद करना चाहिए। काफ़ी लोग इस यहाँ हो रहा है, बेशक कई लोग हैं जो इनके कलाम में इतनी जान नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी उर्दू की तो खिदमत करते हैं। हाँ, कोई ऐसा आदमी यहाँ होना चाहिए जो इनकी इस्लाह कर सके। यहाँ टोरंटो में
काफ़ी शोरा थे। उस दिन जिस दिन आलमी मुशायरा था तो मैंने देखा कई लोग हैं और कई लोग हमारे सामने भी ऐसे होते हैं जो बगैर मकसद से उन्हें कुछ पता नहीं लगता तो बस वाह वाह करते रहते हैं जी। तो इसलिए ये होना चाहिए कि कम से कम के एक ऐसा आदमी यहाँ हो जो इनकी इस्लाह कर सके। जी हाँ। अच्छा, इस सिलसिले में डॉक्टर साहब जो सबसे अहम चीज़ है आपकी तख्लीक़ात की, आपके कारनामों की, आपकी काविशों की और आपकी कोशिशों की, तो अपनी जगह एक जगह मुसल्लम हैसियत उसकी है। इसके साथ जो आप ना ख़ास तौर पे बाहर रहने वालों के लिए जो आप काम कर रहे हैं आपने 2 रिसालों की शक्ल में, कि नाज़रीन हम सब जानते हैं जैसा कि शायद 10-15 साल से डॉक्टर साहब ना 2 नहायत उर्दू के दक़ीक़ और अहम मजल्लात रसाइल शाया करते हैं। एक है परवाज़ और दूसरा है सफ़ीर उर्दू, तो जिसमें कि दुनिया भर के लोगों की तख्लीक़ात को उसमें शाया किया जाता है। अभी हाल ही में इन्होंने अपना 10 साल जश्न मनाया और उसके मुकम्मल किए उन्होंने, उसकी इशाअत की और फैज़ नंबर, उस बड़ा ज़ख़ीम फैज़ नंबर शाया किया है और उसमें तमाम अपने लिखने वालों को शामिल किया है। तो हम देखते हैं कि दुनिया भर में इनके रिसाले के जो है ना वो लोग सब्सक्राइब करते हैं और अपनी तख्लीक़ात उसमें शाया करके फ़ख्र महसूस करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि अगर इनके रिसाले में जो उनकी जो चीज़ शाया हो जाती है वो दुनिया भर के अहले कलम की नज़र से गुज़रती है। फिर ये कि वो लोग उस पर अपने फ़िक्र व नज़र का इजहार करते हैं और उस पर तबादला ख्याल करते हैं और तहरीरी तौर पर इनके रिसाले में ख़त लिख के उस पर अपनी पसंदीदी का इजहार करते हैं, उस पर अपनी राय देते हैं। तो अपने रिसाले के सिलसिले में बताइए कि लोगों तक कैसे रसाई हो, आप क्या करते हैं? हम 2 नहीं बल्कि हमारे 3 रिसाले निकलते हैं। शुरू में हमने तरसील के उन्वान से एक हमारा पहले रिसाला निकलता था जो सहमाई था और उसकी छपाई वगैरह बम्बई में ही होती थी और वहीं से हम ये लोगों तक पहुंचाते थे, पोस्ट के जरिए लोगों को। उसके बाद हमने सफ़ीर उर्दू शुरू किया, जो सारा काम तो यहाँ से ही होता था, लंदन से ही होता था, लेकिन छपता था वो कराची में ही छपता था और हमारे वहाँ से ये मेरा जामी साहब है वो हर एक तक इसको पोस्ट के जरिए पहुँचाते थे। और सबसे जो हमारा रिसाला परवाज़ है वो महाना रिसाला है, वो आज 10 साल से जारी है और एक भी कोई ऐसा महीना नहीं गया जिसमें वो शाया न हुआ हो। और उसमें तमाम तख्लीक़ात लोगों की, और इसमें बात ये है कि इसमें हम एक फ़नकार का, एक तख्लीक़कार का गोशा निकालते हैं जो करीबन उसको हम 30 सफ़ात दे देते हैं। 30 सफ़ात में भी उनकी तख्लीक़ात क्या होती है, उनका ऊपर जो कुछ है लोगों ने लिखा हुआ, इससे क्या उनकी उर्दू अदब में शनाख्त बन जाती है। तो ये इसलिए सबसे हमारे जो ये रिसाला ये जो है इसमें काफ़ी ये मकबूल है और सारे दुनिया में पहुँच जाता है। तो ये इसके जो ये हैं हम ये गोशा निकालते हैं। कई कई रिसाले इंडिया पाकिस्तान के जो हैं वो अपना गोशे निकालने के लिए 100-150 पौंड ले लेते हैं, लेकिन हम कोई एक पैसा नहीं लेते। सिर्फ हम चाहते हैं कि इनकी मेंबरशिप हमें मिल जाए। जो मेंबरशिप आपके रिसाले को सब्सक्राइब कर लें। हाँ, सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, मेंबरशिप मिल जाए, सब्सक्राइब कर ले। फिर यही हमारी इसमें शर्त है कि वो सब्सक्राइब होना चाहिए, तो फिर उसका ही हम गोशा निकालते हैं। और ख़ासकर हम ये मगरबी ममालिक के जो फ़नकार, जो तख्लीक़कार हैं उनको ज़्यादा इसमें शामिल करते हैं। इंडिया और पाकिस्तान के लोगों को नहीं करते क्योंकि उनके पास तो बड़ा फील्ड है और कितने रिसाले होते हैं इंडिया और पाकिस्तान में तो छपते रहते रोज़ाना। लेकिन जो हमारे मगरबी ममालिक के जो तख्लीक़कार हैं या शायर, शोरा, अदीब हैं, उनके लिए कोई इतना फील्ड नहीं है। जब हमारी तख्लीक़ात इंडिया पाकिस्तान के रिसाले में जाती हैं तो वो शाये करने से एतराज़ करते हैं, क्योंकि वो हो सकता है कि उसमें कोई उनको पूरी तरह से वो ये नहीं हो, नाम नहीं होता उनका। तो लेकिन हम तो चाहते हैं कि भाई किसी तरह यहाँ उर्दू ज़िंदा रहे मगरबी ममालिक में। मुझे बड़ी खुशी हुई है मैंने जब देखा कि टोरंटो में काफ़ी शोरा हैं और काफ़ी काम हो रहा है। ख़ासकर हमारे जुल्फी साहब जो हैं वो रात दिन मेहनत करते रहते हैं।
میں نے دیکھا کہ یہ 7 دنوں میں نے یہ دیکھا کہ بھائی ایسا اگر کام میرے ساتھ کوئی اگر وہاں انگلینڈ میں ہوتا تو ہم اردو کو زندہ ہی رکھ سکتے تھے، اور آگے چل کے بھی اردو یہاں کم از کم ٹورنٹو میں اگر جلفی صاحب ہیں تو وہ زندہ ہی رہے گی۔ آپ کے جو میزبان ہیں آج کے راشد عطا صاحب، میں نے آپ کو دکھایا کہ آپ ان کے کالم پڑھ چکے ہیں اخباروں میں، ہے نا، تو ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، اور یہ کہ آپ ان کو اور کیا آپ کی گائیڈنس کیا ان کو ہونی چاہیے؟ نہیں، وہ دیکھیں کہ اگر کچھ مین چیز ہے کہ وہ اسی طرح ایک کام کرتے رہیں، اردو کے لیے اگر کام کریں، اردو کو زندہ رکھیں تو وہ یہ کر سکتے ہیں نا۔ وہ جیسا کہ آپ نے ان کی گفتگو سنا ہوگا کہ وہ ٹیم ورک کرنا چاہتے ہیں، جی، تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ یہاں پر کینیڈا میں بالعموم اور ٹورانٹو کے لیے بالخصوص نا کس نہج پہ اور کیا کیا کام کی ضرورت ہے جو کہ یہ اپنی ٹیم ورک، اپنی ٹیم کے ساتھ نا اپنی سربراہی میں یہ خود اردو کی اور ہماری تہذیب و ثقافت کی، تہذیب کی خدمت کر سکتے ہیں، اس کی ترویج کے لیے آپ ان کو کیا ہے وہ کہیں گے، آپ کی گائیڈ لائنس کیا ہوں، کن خطوط پہ کیا کام کرنا چاہیے؟ نہیں، ان کو تو یہ کرنا چاہیے کہ سب کے ساتھ مل کے کام کرنا۔ جو آپ کا رسالہ ہے یہ کینیڈا میں کیسے مل سکتا ہے؟ اگر آپ اس کے ممبر بن جائیں یا اس کے سبسکرائبر ہوں تو آپ کو یہ مسودہ وغیرہ سب کچھ سارا ہم لندن سے بھیج دیتے ہیں، لیکن وہ کراچی میں چھپتا ہے، اور وہاں ہمارے مدیر منتظم جو ہیں سید معراج جامی ہیں، وہاں سے سب کو وہ بھیج دیتے ہیں، ہر مہینہ آ جاتا ہے رسالہ۔ یہ ماہانہ ہے رسالہ ہے، باقی سفیر اردو ہے وہ سہمائی ہے، ترسیل ہے یہ بمبئی میں چھپتا ہے وہ بھی سہمائی ہے، لیکن یہ پرواز جو ہے وہ ہر ماہ ملتا ہے، اور اس میں گوشے لوگوں کے نکلتے ہیں، اور اگر آپ بھی اگر شاعری کرتے ہیں اور آپ کے پاس بھی کوئی ایسی چیز ہے تو ہم اس کو بھی شائع کر دیں گے، آپ کی شاعری بھی شائع کر دیں گے۔ شاعر شیو صاحب، دل تو چاہ رہا ہے کہ بہت ساری ابھی اور بھی باتیں کی جائیں، لیکن ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جب سے آپ یہاں کینیڈا تشریف لائے ہیں اور آپ نے ہمیں میزبانی کا شرف بخشا ہے، کہ جو آپ کے مداح ہیں، جو آپ کے محبت کرنے والے ہیں، جو آپ کے رسالے کے ذریعے آپ سے متعارف ہیں، اور جو آپ کے سبسکرائبر ہیں آپ کے میگزین کے، وہ انہوں نے ایک حلقہ سا آپ کے گرد بنایا ہوا ہے، اور ہم جیسے لوگوں کو تو آپ تک کی رسائی بھی مشکل سے ملتی ہے، اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ آپ کو ان کے ساتھ جانا ہے، تقریب میں آپ کو جانا ہے، تو ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اتنا وقت دیا ہمارے راشد عطا صاحب کو، اور اس بات چیت میں آپ شریک ہوئے، اور آپ کی یہ بات چیت اب یہ ہے کہ پورے کینیڈا کے لوگوں کو کیا، بلکہ آج کل تو الیکٹرانک کا ایسا زمانہ ہے کہ یوٹیوب کے ذریعے دنیا بھر میں آپ کی یہ گفتگو دیکھی جائے گی، اور آپ کے جو چاہنے والے ہیں، آپ کے مداح ہیں، وہ یقیناً اس سے مستفید بھی ہوں گے اور محظوظ بھی ہوں گے۔ آپ کا بے حد شکریہ۔ جی، میں دراصل جلفی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ان 7 دنوں میں جو میری خدمات انہوں نے کی ہیں میں بھول نہیں سکتا۔